महासंग्राम 2024 में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर से आइए शुरुआत करते हैं। कुछ ही देर में दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी मुख्यालय में पीएम के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसी खबर से आइए शुरुआत करते हुए जानकारी आपको दे दें, जो लगातार रुझान और नतीजे इस वक्त आपके टैली के जरिए टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। एनडीए गठबंधन 272 के जादुई आंकड़े से आगे निकला हुआ है, 292 सीट। हालांकि एनडीए 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा दिया गया था, लेकिन 300 भी पार यहां पर होते हुए फिलहाल इन टैली के जरिए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय की आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, बेसब्री से इंतजार। कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 2 महीने का लंबा चुनाव और इस चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, क्योंकि चाहे बीजेपी कार्यकर्ताओं, कोई भी राजनीतिक दल हो, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार मेहनत की गई, लेकिन इस बीच बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, जाहिर तौर पर उनका धन्यवाद देने के लिए, वोटर का धन्यवाद देने के लिए और ये बीजेपी को, एनडीए को जो जनादेश मिला है उसके बारे में अब बात रखने के लिए प्रधानमंत्री माना जा रहा है कि ये संबोधन के दौरान अपनी महत्वपूर्ण बातों को वो कह सकते हैं। अभी आपने वो तस्वीर देखी थी, अभी उस तस्वीर में वो रास्ता है, वो पैसेज है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और एसपीजी टीम के जवान वहां से गुजरे और साफ तौर पर पहले रेकी करते हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए गए हैं। तो यह माना जा सकता है कि कुछ ही देर बाद, बस अब से कुछ ही देर बाद यहां पर वो पहुंच सकते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, कुछ देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की पूरी तैयारी की गई है। 543 लोकसभा सीटों की जानकारी इस वक्त आप देख सकते हैं। 292 सीटों पर एनडीए ने या तो जीत दर्ज कर ली है या फिर बढ़त बनाए हुए हैं। 240 सीटें बीजेपी की हैं, 99 सीटें शतक से 1 सीट दूर कांग्रेस की और 233 यहां इंडिया गठबंधन की सीटें आप देख सकते हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह बीजेपी मुख्यालय के लिए रवाना हो चुके हैं और विपक्ष के सूत्रों के हवाले से, यानी इंडिया गठबंधन के सूत्रों के हवाले से भी एक बड़ी खबर आ रही है। विपक्ष की इंटरनल बैठक में एक अंदरूनी बैठक की गई, इसमें सरकार बनाने का इंडिया गठबंधन ने फॉर्मूला तैयार किया है। क्या है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला ये है कि 2 डिप्टी पीएम हम बनाएंगे। ये फॉर्मूला इंडिया गठबंधन की तरफ से तैयार किया गया है। जी हां, प्रधानमंत्री के अलावा 2 डिप्टी पीएम के फॉर्मूले को तैयार किया गया है। इंटरनल मीटिंग में इंडिया गठबंधन की तरफ से सरकार बनाने का फॉर्मूला। अब ये 2 डिप्टी पीएम कौन होंगे, इसको लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम का ऑफर दिया गया है। और दूसरे डिप्टी पीएम का ऑफर किसे दिया गया है? दूसरे डिप्टी पीएम के तौर पर कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को यह जिम्मेदारी या यूं कहें कि ऑफर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के अध्यक्ष, उनको, उनकी पार्टी को गृह मंत्रालय देने का ऑफर किया गया है। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो, अगर बात जेडीयू की करें या बात टीडीपी की करें, ये दोनों ही पार्टियां तो एनडीए का हिस्सा हैं, तो बिल्कुल ये हिस्सा हैं प्री पोल अलायंस में। ये दोनों पार्टियां साथ में ही बीजेपी के और एनडीए में रही हैं, मिलकर आंध्र प्रदेश में चुनाव टीडीपी और बीजेपी ने लड़े हैं। दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़े हैं बिहार में। तो अब ये एक तरह से कहा जा सकता है कि ऑफर दिया गया है, पासा फेंका गया है इस इंडिया गठबंधन की मीटिंग के दौरान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ थोड़ी ही देर बाद पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा आज की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की तरफ से चर्चा लगातार जारी रहेगी। नजर हमारी बीजेपी मुख्यालय में भी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, संबोधन में क्या बातें सामने रखी जाती है, क्या इंडिया गठबंधन की कल की बैठक को लेकर या आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से की गई उस पर कोई प्रतिक्रिया आती है, उनकी नहीं आती। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ चुका है, आइए स्वागत करते हैं एक एक करके। बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से अपूर्वा जी हमारे साथ हैं और प्रतीक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से आप हैं और हमारे साथ डॉक्टर संजय शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं। प्रतीक जी,
अगर ईवीएम सही से काम करती तो फिर 295 आने वाले थे आपके इंडिया गठबंधन के, क्यों? देखिए, ईवीएम पे सवाल तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे चुनाव में उठाए नहीं। हम तो आज भी चुनाव आयोग की जिस तरीके से जो तटस्थ रहना चाहिए था चुनाव आयोग को, वो आज भी नहीं रहा। आज जयपुर में ये देखा गया, जब जयपुर ग्रामीण का रिजल्ट आना था तो लास्ट राउंड की वोट काउंटिंग कंप्लीट होते होते भी जो अनिल चोपड़ा हैं वो आगे चल रहे थे। उसके बाद में राव राजेंद्र को जितावा दे दिया। जब अनिल चोपड़ा ने बोला कि मुझे रिकाउंटिंग करानी है तो रिकाउंटिंग की जो उनकी डिमांड थी वो नकार दी गई। ये रिकाउंटिंग की उनकी डिमांड जो है उनका अधिकार है, वो देना चाहिए था चुनाव आयोग को। तो चुनाव आयोग की तटस्थता पे तो मैं अभी भी प्रश्न चिन्ह खड़े करता हूं। चलिए, मैं बात आपने हेडलाइन में बहुत अच्छी बात बोली। हाँ, चलिए पहले आप अपनी बात कर लीजिए, फिर मेरा सवाल मैं दूसरे तरीके से आपसे पूछूंगा। बोलिए प्रतीक जी। दूसरी आपकी हेडलाइन में बहुत अच्छी बात हुई। और अभी ऑन एयर आने से पहले मैं यही कह रहा था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि आप देखिए कि चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार जी हो, उनकी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। ये आंकड़े 1:30-2 बजे से यही आंकड़े घूम रहे हैं, 235, 240, 245। इंडिया गठबंधन उसी के आसपास है। टीडीपी की तरफ से कह दिया गया एनडीए के हम हिस्सा है, बने रहेंगे। टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन भी किया है। अगर आपसे ये खबर मिस हो गई है तो मैं बता। औपचारिक प्रतिक्रिया की बात कर रहा हूं। औपचारिक प्रतिक्रिया कहां आई है बताइए मुझे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। औपचारिक प्रतिक्रिया बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना जेडीयू की कोई औपचारिक प्रतिक्रिया आई है, ना चंद्रबाबू नायडू की आई है। मैं तो उनका ट्विटर हैंडल खोलकर अभी एक सेकंड पहले ही मैंने देखा है। ना उन्होंने मीडिया के सामने आकर के कोई बधाई दी है। तो मुझे ऐसा लगता है पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा। और जिस तरीके से कि मैं अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी, मोदी की गारंटी है तो मोदी की गारंटी की निकल गई हवा। और यूपी में आपने देखा किस तरीके से इन्होंने राम जी का अपमान किया बिना मुहूर्त के। जब उन्होंने शंकराचार्य जी ने बोला कि बिना मुहूर्त के आप इसका प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हो, इन्होंने माना नहीं। तो राम जी ने इनको पाप दे दिया। और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में इनके हालात क्या हुए। और उसी जो अयोध्या जिस फैजाबाद सीट में आता है वो भी राम जी ने बीजेपी को हरा दी है। और आप देख लीजिए, इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा देकर के फिर जाए अपना बहुमत सिद्ध करें। एनडीए की सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी, ये तय होगा अगले 2-3 दिन के अंदर। राष्ट्रपति महोदय के पास जाएं, अपना बहुमत सिद्ध करें, दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन आज के दिन जो नैतिकता है उनके पास में बहुमत नहीं है। नैतिकता के आधार पर आज इस्तीफा दीजिए और उसके बाद में आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए और दोबारा प्रधानमंत्री। मैं जरा आऊं यहां पर अगले सवाल के लिए अपूर्वा जी के पास, लेकिन संजय शर्मा जी के जवाब को मैं सुनने की कोशिश करूंगा। थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इस बीच ये लगातार लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगर ऑडियो संजय जी का यहां तक आए तो मैं ऑडियो ही लेना चाहूंगा। देखिए, अमित शाह और जेपी नड्डा यहां पर आप देख सकते हैं बीजेपी मुख्यालय के लिए वो रवाना हुए हैं। उन्हीं की ये तस्वीरें चलती रहेंगी। संजय शर्मा जी, जरा हमारे दर्शकों को भी और प्रतीक जी को भी बता दीजिए, एक सरकार का जब कार्यकाल खत्म होता है, चुनाव संपन्न होते हैं, नतीजे आते हैं, उसके बाद प्रक्रिया क्या होती है मौजूदा सरकार की या निवर्तमान सरकार की इस्तीफा देने की और कैबिनेट के भंग होने की, और उसके बाद अगली सरकार के लिए दावा पेश करने की? क्योंकि प्रतीक जी की बात से तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई अविश्वास प्रस्ताव सरकार हारी है। व्यवस्था के हिसाब से नहीं, वो नैतिकता के आधार पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के हाथ में वो क्या चाहते हैं। वो रिजाइन करके दोबारा आना चाहते हैं या क्योंकि वो मानते हैं कि उनके पास मेजॉरिटी है तो उनको रिजाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो दोबारा से दल के नेता चुने जाएंगे और उसके बाद वो दोबारा से अपना दावा पेश करेंगे। और उनका नेचुरल अधिकार यही बनता है दोनों वजह से कि अलायंस को भी सबसे ज़्यादा वोट, सबसे ज़्यादा संख्या मिली है और व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी को। तो संविधान की व्याख्या तो यही है। एनडीए जो इंडिया गठबंधन है उसको तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो समर्थन के लेटर्स लगाएं साथ में, तब वो अपने दावेदारी पेश कर पाएगा। नेचुरल तो प्रधानमंत्री जी का ये दावा बनता है। बिल्कुल, यानी जो मौजूदा सरकार इस्तीफा देगी उसके बाद जब जो बड़ा राजनीतिक दल होगा, दुरुस्त कर देता हूं, लेटर तो इनको भी लगाने ही पड़ेंगे ना, आपको टीडीपी के और जेडीयू के और आपके जो अलायंस है, लेटर तो आपको भी लगाने पड़ेंगे, इनको भी देने पड़ेंगे।
क्योंकि बीजेपी के पास अकेले दम पे तो कोई बहुमत है नहीं। प्री पोल अलायंस के हिसाब से, प्री पोल अलायंस से जो संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि प्री पोल अलायंस में था तो हम आपका बाय डिफॉल्ट मान लेंगे। संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, राष्ट्रपति जी को देना पड़ेगा। नहीं है कि जिसकी सीटें 99 आई हो वो जाए और सरकार बना ले। हम तो बनाएंगे। हम देखिए उस पार्टी ने जिसने 55 साल एक मुश्त राज किया, उसके बाद में 99 सीट पे आकर के यहाँ पर बात कर रही है। नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी आज भी लार्जेस्ट पार्टी अगर किसी को मिला है, मैंडेट मिला है, जनता के मैंडेट को ठुकरा रही है। ये 240 का मैंडेट भी जो है वो सिंगल हैंडेड अगर किसी को मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और ये 99 सीट पर आने वाले, ये 99 सीट पर आने वाले सपने देख रहे हैं अपने राजकुमार साहब को प्रधानमंत्री बनाने का। मतलब मुझे शर्म आती है। इनको कम से कम जनादेश का दो, इनको कम से कम जनादेश का दो, इनको जनादेश का तो सम्मान करना चाहिए, जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। 99 सीट पर आए नहीं, इतने दमदार अहंकारी हो गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। जनता आपको रास्ता दिखा देगी, मत चिंता करिए। 99 से ऊपर आपका आंकड़ा भी भर नहीं रहा है। हम 292 पर आ गए हैं। आप लोगों के क्या हो रहे हैं? हाँ देखिए होता है क्या? आप भी देखिए, आप ये बताइए, प्रधानमंत्री ये कहते हैं चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी सामने नहीं आ रहे। जब हमारा प्री पोल अलायंस उनके साथ हुआ है तो ये उनके ऊपर नियत खराब करके कैसे बैठे हुए। अब आप देखिए रावण की हंसी में और उनकी हंसी में अगर कोई अंतर टाटा बाय बाय हो गया है। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय नहीं हुआ है। राजकुमार का हुआ है, टाटा बाय बाय हुआ है, हो गया, टाटा बाय बाय हो गया, हवा निकल गई, मोदी की गारंटी की हवा निकल गई, गुब्बारा फट गया है, एक अकेला सब पर भारी पता लग गया कौन है भारी। बताइए, 1.5 लाख वोटों से नरेंद्र मोदी जीते हैं और राहुल गांधी उसी उत्तर प्रदेश से 4 लाख वोटों से जीते। बताइए क्या हुआ? बताइए, निकली उत्तर प्रदेश में हवा की नहीं निकली। और प्रधानमंत्री कितने वोटों से जीते बताइए, और राहुल गांधी कितने वोटों से जीते उत्तर प्रदेश। एक मिनट शांत अपूर्व जी, अपूर्वा जी प्लीज हो गए हैं, पानी आपको जनता ने पिलाया। एक मिनट शांत भाई। प्रतीक जी, सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है अभी की तारीख में? बीजेपी है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो क्या बहुमत साबित कर देगी? नहीं, मेरी सारे सवाल अरे 292 का बहुमत नहीं है क्या? क्या है बहुमत का? 233 बहुमत होता है कि 292 बताइए। 233 होता है बहुमत का आंकड़ा। कौन सा स्कूल में पढ़ के आए आप? बताइए। अरे आपके 233 आपके, मैं आपके लिए कह रही हूँ कि 233 आप बहुमत मान रहे हैं क्या? 292 को आप बहुमत नहीं मान रहे, 233 को आप बहुमत मान रहे, यहाँ पे अहंकारी की तरह बात कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि कांग्रेस के अंदर यही अहंकार इसको लेकर डूबा। इसीलिए 50 सालों में इस पार्टी की ये हालत हो गई है कि 99 सीटों के ऊपर उलझ के रह गई है। और ये की वजह से ये एजेंसियों का दुरुपयोग करना प्रतीक जी आपके डीएनए में है। एक सेकंड अब आप दोनों को मैं रोक रहा हूं, एक मिनट अब मैं रोक रहा हूं। संजय जी से आज जवाब लूंगा। संजय जी, ठीक है, हर पार्टी की, हर गठबंधन की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। आज पत्रकारों ने जब सवाल भी किया मल्लिकार्जुन खड़गे से तो उन्होंने कहा कि हम सब कुछ आपके सामने थोड़ी रख देंगे बातें। मुझे बताइए कि क्या कांग्रेस, क्या इंडिया गठबंधन जल्दबाजी दिखा रहा है या सही टैक्टिस है उसकी? देखिए रविंद्र जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया गठबंधन ने अब वो चाहे सरकार बनाए ना बनाए, उन्होंने एक ऐसा पासा फेंका है जो उनका आगे बेस बढ़ाने, विस्तार करने में काम आएगा। उन्होंने 2-3 चीजों को रेखांकित कर दिया। एक तो ये कि जैसे ही वो खड़गे साहब को आगे करते हैं, जो अभी ऑफिशियल हुआ नहीं है, इसका मतलब है रोशनी दे देंगे। और वर्ग है जिसको अभी तक प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिला है, तो वो पोलराइज पूरे देश भर में एक बेस बनाने का आधार बन सकता है। दूसरी बात कि जातीय जनगणना पे वो नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक बात पे कॉमन थे जातीय जनगणना के मामले में, और बीजेपी इस मामले में कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रही थी और ना लगता है कि बीजेपी उस बारे में कोई विचार कर रही है जी। तो नीतीश कुमार के लेवल कर रहे हैं या अपने पारे में लाने की बात कर रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू का ऑफर होम मिनिस्टर करके वो क्या करना चाह रहे हैं कि होम मिनिस्टर वैसे तो उनके लिए कोई सूट नहीं करता, क्योंकि तो वहां मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे। होम मिनिस्टर बन के चाहते हैं कि जो लोग अमित शाह को टारगेट करना चाहते हैं उसका मौका लोगों के लिए खोलना चाहते हैं। ये उनकी रणनीति लिए सफल हो नहीं हो
वो ये देख रहे हैं कि हम कौन से पासे फेंक सकते हैं कि हार के भी हम जीत महसूस करें। देखिए, ये प्रधानमंत्री की लाइव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं बीजेपी मुख्यालय में यहां पर आते हुए। कार्यकर्ताओं में जोश यहां दिखाई दे रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहां पर संबोधित करेंगे। इससे पहले बीजेपी से पहले कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी भी वहां पर मौजूद थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बातों को रखा, राहुल गांधी ने अपनी बातों को रखा। उसके बाद सवालों के जवाब भी वहां पर दिए। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बाद यहां बीजेपी मुख्यालय पर इस वक्त सारे कैमरों की निगाह है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं और वी फॉर विक्ट्री का मार्क, वी फॉर विक्ट्री का साइन यहां पर दिखा दिया है। ये लगातार खबरें, लगातार तस्वीरें आप देखते रहेंगे, लेकिन पीछे से अपूर्वा जी की आवाज और उनका जवाब होगा। लेकिन उनका मैं यहां पर संपर्क करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये लाइव तस्वीरें इस वक्त बीजेपी मुख्यालय की, और ये परंपरा एक तरह से रही है जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आकर